रूपेश कुमार सिंह, जो कि झारखंड के एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो गुज़श्ता 1 सालों से जेल में बंद हैं। 17 जुलाई 2022 को उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और यूएपीए जैसे बहुत ही ड्राइकोनियन लॉ में उनको बंद कर दिया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि रूपेश की जो पत्रकारिता है वो बहादुरी की पत्रकारिता है और उन्होंने आदिवासी समाज जो है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो भारत में सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है, उसके जो मसाइल थे, उसके जो प्रॉब्लम थे, जल जंगल जमीन का जो मसला था, उसके बारे में वो लिख रहे थे। वो आदिवासी इलाकों में जो प्रदूषण फैल रहा था उसके बारे में लिख रहे थे। आदिवासी इलाकों में जो संसाधन थे उसकी लूटपाट हो रही थी, उसके विरोध में वो आवाज उठा रहे थे। जो फर्जी मुठभेड़ हो रहे थे, जो आदिवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा था और जो पूरा का पूरा जो लूट और दमन का जो तंत्र है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन उनको एक साजिश के तहत उनको जेल में कैद कर दिया गया है। परिवार लड़ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल भरी जिंदगी हो सकती है। आज हमारे साथ इप्सा जी, जो उनकी वाइफ है, उनकी पार्टनर हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई हैं। और आप जानते हैं कि इप्सा जी अभी रामगढ़ इलाके में है और वहां पे वो कुछ ट्यूशन पढ़ाती हैं और किसी तरह से उनका एक छोटा सा बच्चा है उसकी देखभाल कर रही हैं। तो कितना कठिन दौर है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रूपेश जी के बारे में और उन जैसे जितने भी पत्रकार जो जेल में बंद है उनके बारे में बातचीत करने के लिए बहुत उनके पास वक्त नहीं है। तो आज हम इप्सा जी से ही पूछेंगे कि रूपेश जी की क्या स्थिति है, कैसे हैं, अभी कहाँ हैं, कुछ बताइए। जो लोग बहुत ज्यादा रूपेश जी के केस को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इप्सा जी। जी, रुपेश जी के जब पिछले साल 17 जुलाई 2022 को गिरफ्तारी हुई थी, तो उस समय उनको झारखंड के एक जिले सरायकेला खरसावा के एक केस में, जिसमें वो नामजद भी नहीं है, वो अननेम्ड एफआईआर उनके ऊपर था, लेकिन उनको उनके आकर अरेस्टिंग कर ली जाती है 17 जुलाई को। अरेस्टिंग के बाद धीरे धीरे करके उन पर अब तक कुल मिलाकर 4 केस लादे जा चुके हैं। 4 केसों में उनको फंसाया जा चुका है। अरेस्टिंग के बाद उनपे एक बोकारो जिले का, जो झारखंड के जिले का केस लगाया गया, फिर झारखंड के चाईबासा जिले का केस लगाया गया, फिर आपका बिहार के एनआईए पटना का केस लगाया गया, और अभी वो पिछले 17 अप्रैल को एनआईए पटना के केस में न्यायिक जो हिरासत में है वहां है वो, आदर्श केंद्रीय कारा पटना बेउर में है, वहां पर वो अभी है, बेउर जेल में। बेउर जेल के नाम से वो ज्यादा फेमस है। तो अभी वो वहीं बंद है। और पिछले 1 साल से जो हमारा जो संघर्ष है, जो हमारे साथी जो है वो देख भी रहे हैं, और कुछ जो है वो नहीं भी दिखने वाला संघर्ष है, जो सारे लोगों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन लोग समझ सकते हैं कि एक परिवार, खास करके जब वो परिवार का एक मुख्य ये सदस्य है, तो किस तरीके से चल पा रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष मेरे लिए रहा है। लेकिन मैं इस संघर्ष के दौरान भी मैं ये सोचती हूँ कि रुपेश जिन लोगों के संघर्ष को सामने लाने का काम कर रहे थे, जिन लोगों के संघर्ष के लिए वो इस तरह के मुकदमे उन पे लादे, मतलब इस तरह के ये बुरे हालात में वो फंस गए हैं, तो उनके संघर्ष के आगे, उन लोगों के संघर्ष के आगे मेरा संघर्ष कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। इप्सा जी, आखिरी बार उनसे आपसे बातचीत कब हुई या मुलाकात कब हुई, कुछ ये बताएंगे? क्या वो कह रहे थे, क्या चल रहा है? और 2 जुलाई को हमारी बातचीत हुई थी, क्योंकि पटना यहाँ से काफी दूर है और मेरा बेटा अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को। तो हमें मतलब पटना जाने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, और वो थोड़ा सा मतलब वो खर्चीला भी पड़ जाएगा, क्योंकि इसके पहले वो रांची जेल में थे, जो यहाँ से हमारे घर से नजदीक था, 40 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम जब भी वो 15 दिन में एक बार मुलाकात का, वो जेल मैनुअल के हिसाब से 15 दिन में एक बार मुलाकातें हम लोग कर सकते थे, तो क्या करते थे। जब से वो पटना गए, उनको भेजा गया 17 अप्रैल से, तो मैं उनसे फिजिकली आमने सामने जाकर कभी नहीं मिल पाई हूँ। तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलती हूँ। तो वो 2 जुलाई को, क्योंकि 3 जुलाई सोमवार था और मेरा बर्थडे था, तो इसलिए उन्होंने पहले, इसके पहले वाली मुलाकात में उन्होंने कहा था कि सोमवार को बिहार में मुलाकाती बंद होती है, कि आप 2 जुलाई को कर लेना। तो जो 2 जुलाई को मैंने उनसे लास्ट बात की अभी तक में। उसके बाद मैं स्लॉट बुक कर रही हूँ, लेकिन कभी लिंक नहीं आ रहा है, और आज तो लिंक भी आया हुआ था, लेकिन आज पता चला मतलब हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, नहीं जुड़ पाया, उधर से लिंक नहीं आया। मैंने जेल फोन करके जानना चाहा तो पता चला वहां कुछ काम चल रहा है।
तो आज की मीटिंग थी लेकिन नहीं हो पाई, तो 2 जुलाई तक हमारी बात हुई थी। उस समय वो अपनी सेहत के बारे में बताए थे कि उसके पहले वो चेचक हो गया था उनको जेल में। चेचक होने के बाद वो दूसरी बार बात हुई थी, तो वही बता रहे थे कि कुछ-कुछ वीकनेस रह गया है, बाकी ऐसे ओवरऑल ठीक ही है वो। चेचक का भी वो घाव जो था वो सूख चुका है। तो ये सब वही वो बता रहे थे, हमारे बारे में पूछ रहे थे कि क्या है, खास करके बेटा के बारे में वो कैसा है? उसकी पढ़ाई को मतलब स्टॉप नहीं करना है, मेरे से मिलने के चक्कर में उसको स्कूल उसका एब्सेंट नहीं होना चाहिए, आपके काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। वहाँ एग्ज़ाम भी दिए थे इग्नू का, तो रुपेश जहाँ भी है मतलब वो जब आज़ाद थे, तब भी वो संघर्ष वाले चीज़ से ही जुड़े हुए थे, और जब से वो जेल में गए हैं, तब से हम उनका देखें तो वहाँ भी बस लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं, और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब वहाँ भी उनकी लड़ाई और पढ़ाई साथ-साथ चल रही है। इन काम के इसमें जो है बहुत बार बाधाएँ भी आई हैं, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं और उन चीज़ों पे को मैनेज कर रहे हैं, और बहुत जगह पे अपनी जीत भी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह जेल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए फाइट करना पड़ता है। आपको जेल के हिसाब से खाना खाने के लिए, आपको थोड़ा घूमने-फिरने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, हर जगह फाइट करनी पड़ती है। अच्छा, जो लोग केस को बहुत मतलब जो आउटसाइड में हैं, जो आप जो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर आईपीसी की बहुत सारी धाराएं भी हैं और प्लस उसके यूएपीए भी लगा हुआ है। क्या कुछ और केस मुकदमे लगे हैं? पुलिस कुछ चार्जशीट दाखिल कर पाई? क्यों उनको जेल में रखा जा रहा है? क्यों बेल नहीं मिल पा रही है? जी नहीं, 4 जो केसेस लगाए गए हैं, उनमें से 2 में उन्हें बेल मिल चुकी है। एक में तो निचली अदालत से मिली, एक में हाईकोर्ट से मिली है। एक में अभी बस तारीख पे तारीख मिल रही है हमें, तो इस कारण कौन से से अभी केस में? बेल नहीं मिल पाई है। सर जिसमें अरेस्टिंग हुई थी सरायकेला वाले केस में, अभी तारीखें ही मिल रही हैं, मतलब अभी तक उस पे सुनवाई ही नहीं हो पाई है हाईकोर्ट में। और ये एनआईए वाले केस का जो है तो वो तो अभी 3 मंथ होगा ही, तो अभी हमने इसमें बेल लगाया भी नहीं है। अच्छा, जब उनको 2019 में बिहार में जब उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर यूएपीए लगा, तो पुलिस चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई, बाद में उनको बेल दे दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि इस केस में भी किसी तरह से उनको जेल में बंद किया जा रहा है? कोई ठोस कुछ सबूत है नहीं, तो टाइम पास करना और उनकी जिंदगी को मतलब किसी तरह से कि वो बाहर ना आए और वो आदिवासियों को जो मसाइल है उसके बारे में ना लिख पाए, क्या इस तरह की चीजें आपको दिखती है इसमें, डेलिबरेटली उनको जेल में रखना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के लिए कुछ-कुछ समय लेकर नए-नए केस लगाए जा रहे हैं। नए-नए कुछ-कुछ समय लेकर नए-नए केस लगाए जाने के पीछे का एकमात्र यही उद्देश्य है। क्योंकि आप केस देखेंगे तो इसमें से कुछ एक केस जो है 2015 का भी है। 2018 का सॉरी। तो उतना पुराना केस था तो 19 में उनकी गिरफ्तारी हुई, उस समय आप क्यों नहीं जागे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने साफ तौर पे इतने कुछ-कुछ समय छोड़कर नए-नए केस लगाने का सीधा-सीधा अर्थ यही है कि उनको ज़्यादा समय तक जेल में रखना, उनकी जो लेखनी है उसको कैद करके लंबे समय तक रखना। अच्छा, आप उनसे तकरीबन 7-8 साल से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ को आप देखती हैं। तो एज़ ए पत्रकार जो हैं, वो कोई बहुत बड़े इदारे से तो जुड़े हुए नहीं थे, एक स्वतंत्र पत्रकार थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर, पोर्टल में लिखते थे। लेकिन उनको उनके खिलाफ जहाँ तक कुछ रिपोर्ट आएगी, पेगासस के ज़रिए उनके ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा है और उनको दबाया जा रहा है, उनको जेल में भी बंद किया गया। इतना खौफ क्यों है उनसे? क्या लग रहा है आपको? ये तो हमें भी हैरान करने वाली बात थी। तो अगर पेगासस जैसी कोई चीज हमारे फोन में थी, तो सच में ये हमें भी हैरान करने वाली चीज थी, क्योंकि मेरे ख्याल से रुपेश वही कर रहे थे जो एक पत्रकार को करना चाहिए। वह उससे ज्यादा या इससे कम कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक पत्रकार पत्रकारिता जनता के पक्ष में करता है, जनता की बात कुछ, क्योंकि सरकार तो खुद ही पावरफुल है, उसे उसके पास तो सब कुछ है। तो एक पत्रकार का काम भी यही है कि वो सरकार को बताए कि उस इलाके की परेशानियां क्या है, उस इलाके का जो भी उनके जो हालात है वो हालात क्या है, और सरकार जो जनता के लिए कर रही है तो वो सही तरीके से जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, या सरकार जनता के हित की बात कह के कुछ काम कर रही है और वो जनता के अहित में जा रहा है। तो एक पत्रकार इन्हीं चीजों को बाहर लाने का काम जो है वो वही उनका कर्तव्य है, और रुपेश बिल्कुल इसी काम को कर रहे थे। लेकिन अगर इससे ये लोग इतना खौफ खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पेगासस जैसी चीज हमारे फोन में डालेंगे। और खौफ खाने का मुझे एकमात्र ये कारण लगता है कि रुपेश की जो पत्रकारिता है, आप अगर देखेंगे तो ये फर्जी एनकाउंटर पर है, ये विस्थापन की बात पर है, ये
आपका जो मजदूरों की जो स्थिति है उस पर है। सरकार जो है वो पूरी तरह पूंजीपतियों के लिए काम करने लगी है, और पूंजीपति को चाहिए, उन्हें जमीन चाहिए, उन्हें चाहिए खनन करना है, उन्हें उद्योग लगाना है, उन्हें बड़े बड़े जो है वो बिल्डिंग्स बनानी है, तो इसके लिए जमीन चाहिए। उन्हें हमारी प्रकृति के विनाश या विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस लाभ और लाभ चाहिए। सरकारें बस उनके एक एजेंट बन के काम कर रही हैं, क्योंकि सरकारों को भी उनसे लाभ चाहिए, और इसके लिए वो जमीन एक्वायर के लिए वो तो जमीन कहाँ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है झारखंड जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे जो जगह है, वहां पे जो खाली जगह है उन जगहों पे रहता कौन, उन जगहों पे आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रहते हैं, जहाँ के भी जो है मूलवासी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। तो वो सीधे सीधे तो जमीन देते भी नहीं है, क्योंकि जमीन क्यों देंगे, जमीन को उन्होंने संभाल के रखा है, उनको पुरखों से वो जमीन को संभालते आ रहे हैं, वो धरती को बचाते आ रहे हैं, बस यहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जमीन देते नहीं है, और ये जमीन हर कीमत पे इनको लेना है, क्योंकि इनको तो लाभ पाना है। तो जब आसानी से जमीन नहीं मिल पाता है, तो फिर ये उनके ऊपर जो है वो हवाई हमला तक कराने से गुरेज नहीं करते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है अपनी जमीन को बचाने का, और तो इसी और धरती को बचाने की का जो ये संघर्ष है, बस इन्हीं संघर्ष को रूपे जैसे पत्रकार सामने लाते हैं, और सामने लाते हैं तो इन लोगों के मंसूबे पे कहीं ना कहीं पानी फिरता है, तो फिर ये इन लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं। जहां तक मान लीजिए एक ऐसी सरकार है जो खुलम खुला कर रही है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम बड़ी पूंजीपतियों के मतलब उनके लिए काम करते हैं, और एक सरकार है जो कहती है कि हम गरीबों, वंचितों, दलित, आदिवासियों के नुमाइंदा है, हम उनके हक की बात कर रहे हैं। और रुपेश जी तो वही कर रहे थे, आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं। और झारखंड में भी एक ऐसी सरकार है जो खुद को कहती है कि हम आदिवासियों के और दलितों के और पिछड़ों के और गरीबों के मसीहा हैं। तो फिर जब रुपेश जी एक सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकार के राज्य में अगर मान लीजिए महफूज और सुरक्षित नहीं है, तो ये अपने आप में मजाक नहीं है क्या? बिल्कुल। और इसी चीज को लेके मैंने जनवरी 2023 में मैंने हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक पत्र भी भेजा था, जिसका मुझे जवाब भी नहीं आया। मैं इन्हीं सवालों के साथ उन्हें एक पत्र भेजी थी कि आप जिन मुद्दों को लेकर आप मतलब अपने को दिखाते हैं कि मैं इन मुद्दों के साथ हूं, मैं इनके साथ हूं, रुपेश जी भी उन्हीं के साथ हैं। तो फिर आपकी सरकार में रुपेश जी पे ऐसा क्यों हो रहा है, और आप चुप क्यों हैं? क्यों चुप है, आपको क्या लग रहा है? जबकि बस मुझे तो सीधे सीधे एक ही लगता है कि जब लोग विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन ये जो कुर्सी की जो राजनीति है, बस सत्ता का, एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का चरित्र एक ही है। कुर्सी हाथ में आते ही सबका चरित्र एक ही बन जाता है, क्योंकि सबका मकसद एक है, लोभ के आगे और लाभ के आगे कहीं किसी को किसी की जरूरत या कोई जनता का हित या कुछ भी नहीं नजर आता है। चाहे वो खुद को किस रूप में प्रचारित करती हो, ये बात मतलब छूट जाती है, पीछे छूट जाती है। तो एक चिट्ठी का मतलब जवाब भी नहीं है, ये भी नहीं कहा गया कि हाँ इस मामले को हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उस चिट्ठी पे कुछ भी नहीं। मैंने खुला पत्र लिखा था, जो यहाँ उस समय न्यूज़पेपर में भी वो बात छपी थी, वो रिपोर्ट छपी थी, और मैंने उसे ट्विटर पे भी लगाया था। मैंने बचावता उसको उनके एड्रेस पे भेजा भी था, लेकिन अभी तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है, कहीं भी नहीं। मतलब झारखंड में और किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई और संगठन है जो लग रहा है कि आदिवासियों के मसाइल या रुपेश जी की मतलब उनकी जो लड़ाई है उसमें आप लोगों का साथ दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जी? रुपेश की गिरफ्तारी के बाद तो सबसे पहला जो बयान आया था वो भाकपा माले का आया था, लिबरेशन का। तो उन्होंने बयान भी दिया, उन्होंने प्रोग्राम भी लिया था। और ये जो लिबरेशन के जो विधायक हैं, बगोदर से विधायक विनोद कुमार सिंह, तो उन्होंने आवाज भी उठाई थी विधानसभा। तो ये कहा गया है यहाँ पे जो एक ये है मजदूर संगठन समिति, मजदूरों की जो संगठन है, तो उन्होंने भी प्रोग्राम लिया था, उन्होंने भी इनके अरेस्टिंग के विरोध में आवाज उठाई थी, इनके रिहाई के पक्ष में बात रखी थी। तो उस समय इन्होंने कहा है, विनोद सिंह जी ने भी कहा है, और मजदूर संगठन समिति ने भी किया है। फिर आपका और एक दो संगठन है जो हजारीबाग के नरकी में, सॉरी मैं नाम थोड़ा भूल रही हूँ अभी,
आदिवासी मूलवासी विकास मंच, जी सॉरी, आदिवासी मूलवासी विकास मंच, उन्होंने भी प्रोग्राम दिया था उस समय। तो काफी लोगों ने यहाँ विरोध जताया है और रिहाई के लिए आवाज भी उठाई है। अच्छा, साल भर गुजर चुके हैं और इस तरह की बातचीत करने का मकसद यही है कि कम से कम लोगों को ये बताया जाए कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो आप कुछ रुपेश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जो लोग अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, क्या उनसे आपकी अपील होगी कि ताकि रुपेश जी और इन जैसे जो पत्रकार हैं जो जेल में हैं वो बाहर निकले, उनको न्याय मिले? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जब जैसे हम लोग बचपन में भी पढ़ा करते थे कि एक कहानी थी कि कई छड़ी को लेकर जो है अगर हम अलग अलग कर दे तो उन्हें उठाकर तोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हें एक बंडल बना दिया जाता है। जब लकड़ी का एक बंडल बन जाता है तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता है। तो मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी ताकत को पहचाने, आप अपनी बात को पहचाने, क्योंकि देखिए दबी जबान में सब वही बात कहते हैं, लेकिन खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो खतरे नहीं उठाने चाहते हैं। अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने ही होंगे। और ऐसे पत्रकार जो रुपेश सरीखे जो पत्रकार है, या कश्मीर के कुछ पत्रकार है, या छत्तीसगढ़ के पत्रकार हैं, जो भी हैं, जो बहुत सारे मुसीबत में पड़ जाते हैं और इनको यूपीए जैसे काले कानून के तहत बंद कर दिया जाता है। इनका नाम जो है वो प्रतिबंधित संगठन के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि लोग जो है दबी जबान ही इनके बारे में बोल सके, खुलकर जल्दी सामने नहीं आए, इसलिए इनके साथ ये किया जाता है। तो मैं तमाम पत्रकार साथियों को यही कहना चाहूंगी कि ऐसे हालात में भी आप साथ खड़े हो। आप जो भी बातें कहना चाहते हैं, जो आप आपस में बैठकर कमरे में बात करते हैं या आपस में फोन पे बात करते हैं, इन चीजों को आप खुले तौर पर रखें, खुले तौर पर लिखें, खुले तौर पर बोलें। अच्छा, रुपेश जी के गैर मौजूदगी में आपकी जिंदगी कितनी तकलीफदेह होगी ये मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं। जैसा कि मालूम चला कि आप स्कूल में या कहीं किसी जगह पर ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं, तो क्या आप बहुत आर्थिक संकट से भी आप गुजर रही होंगी? कुछ बताइए कि क्या स्थिति है घर की। जाहिर सी बात है कि जिस समय रुपेश की अरेस्टिंग हुई थी उस समय मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। तो 2 4 5 महीने वहां ठीक चला। ठीक क्या चला, मतलब बीच बीच में लोग मुझे मतलब इनडायरेक्टली ही, जो स्कूल के जो ऑनर थे तो इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा मुझे पिंच कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रही थी। लेकिन बाद में उन्होंने एक हितैषी बनकर ही कहा कि देखिए पैसे कमाने के तो बहुत अवसर मिलते रहेंगे आपको, अभी आपके पति जेल में हैं, अभी आप उनके बारे में सोचिए, उनको टाइम दीजिए, और ऐसे भी आप पूरा फोकस अपने काम पर कर नहीं पा रही हैं क्योंकि आप उनके बारे में सोच रही हैं और उधर आप लगी हुई हैं, कुछ इधर कर रही हैं, तो ये स्कूल के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो अभी आप काम से जो है डिसकंटिन्यू हो जाइए, पूरा फोकस अपने पति को छुड़ाने में दीजिए, इसके बाद फिर आइएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। तो अब जो इनकम मुझे स्कूल से हो रहा था तो जाहिर सी बात है वो तो खत्म हो गया। रुपेश से जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो मिल जाता था तो वो भी खत्म हो गया, और अभी मैं बस किसी तरह घर को चला ले पा रही हूँ, अभी वो भी परिवार वालों की मदद से। अकेले तो फिर वो भी मुश्किल ही होता। तो जिस स्कूल में आप पढ़ा रही थी, इस मुश्किल की घड़ी में उनको उनको आपका साथ देने के बजाय उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और एक बहाना बना दिया कि आप रुपेश जी का ज्यादा ध्यान दीजिए। वो भी दबाव ही महसूस कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ हालांकि स्कूल के जो और भी कुछ टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, वो मेरे साथ थे। वो नहीं चाह रहे थे कि मैं मतलब मुझे हटाया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल ने उन्होंने उनसे बात भी करी थी, चेयरमैन से, कि देखिए मतलब इनके इनके पति के रिश्ते में या जो भी है वो इनका पर्सनल मामला है, प्रोफेशनली इनका जो काम है वो करेंगी, पर्सनल मामलों से हमें क्या लेना देना है। लेकिन शायद लोग डर जाते हैं, और जो ये सोसाइटी में सारे एक तरह के लोग तो होते नहीं है, हम समझते ही हैं। उन्हें लगा होगा कि शायद इनके कारण हम भी खतरे में ना पड़ जाए, तो उन्होंने ये बहाना ले लिया होगा। तो दोस्तों, आप देखिए कि ये जमाना है, ये कितना जालिम है कि रुपेश कुमार सिंह जैसा एक सच्चा ईमानदार जनता का पत्रकार, जो कि गांव, मोहल्ले, शहर और आपको जंगली इलाकों में जाके जो आदिवासियों के जो मसाइल थे उसके बारे में लिखता था, बोलता था, पढ़ता था, और उसकी कोई कोई परमानेंट जॉब भी नहीं थी। स्वतंत्र पत्रकार की क्या हालत होती है आप सब जानते हैं। फ्रीलांस जर्नलिज्म से आप घर भी नहीं चला सकते। लेकिन आज आदिवासी समाज के मसाइल को बोलने के लिए, उसको उठाने के लिए उसे जेल में डाल दिया गया।
35-36 साल की एज में वो जेल में है, और उनकी फैमिली के जो मेंबर्स किसी तरह से, कहीं उनकी वाइफ जो पहले कहीं कुछ पढ़ा के कुछ कमा पाती थी, उनका साथ देने के बजाय उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मुश्किल की घड़ी में रुपेश जी का साथ दें, और रुपेश जी का साथ देने का मतलब है कि यहाँ के वंचित समाज जो है उनका साथ देना है, और यहाँ का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो प्रेस की आजादी है और जो डेमोक्रेसी है, उसकी बचाने की लड़ाई है। मैंने भी एक बार रुपेश जी का एक लेक्चर जो है जेएनयू में मैंने उसको सुना था, और आज मैं इप्सा जी से भी मैं बातचीत की। दोनों लोगों से बात करने के बाद यही महसूस हो रहा है कि इनके दिमाग में, इनके जहन में कोई भी संकोच, कोई भी हिचक नहीं है। ये जान रहे हैं कि शोषण कौन कर रहा है, शोषण किसका हो रहा है, और कैसे संसाधनों का लूट किया जा रहा है। हम एक रुपेश जी का एक छोटा सा क्लिपिंग भी एक है मेरे पास, इसको हम आपको सुनवाएंगे। इप्सा जी, हम बहुत ही हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस लड़ाई को आगे रखिए, और हम सब लोग आपके साथ हैं, और जितने लोग भी इस प्रोग्राम को सुने उनसे मेरी और आपकी तरफ से यही गुजारिश है कि रुपेश के लिए मत लड़िए, आदिवासियों के लड़िए, और आदिवासियों के साथ साथ इस देश के लिए लड़िए, इस लोकतंत्र के लिए लड़िए। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें सुनने वाले सभी साथियों का शुक्रिया। वहाँ के जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको पीने को लाल पानी मिलता है, उनको मिला है बेरोजगारी, उनको मिला बीमारी, उनको मिला है, उनके गांव में बिजली नहीं है, उनके गांव में स्कूल नहीं है, लेकिन उनके बगल में जो बाहर से लोग आके बढ़ रहे हैं उनके पास सब